आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के विषय में। जैसा कि आपको यहाँ पे फ्रंट पेज से ही स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी वीडियो होने वाली है किस पर आधारित होने वाली है, ठीक है। तो जो ये वीडियो है उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो पीएचडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पीएचडी के संबंध में एनटीए ने कुछ नोटिस जारी किए हैं उस विषय में कि पीएचडी की न्यूनतम अर्हताएँ क्या हैं, क्या क्या मापदंड रहेंगे, कैसे आपकी पीएचडी कार्य होगा, कैसे कोर्स वर्क चलेगा, गाइड को कैसे आपको चूज़ करना है, कौन से गाइड को आपको चूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आप जब थीसिस जमा करेंगे तो क्या मापदंड रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको इस अधिसूचना में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत का राजपत्र, ठीक है। जैसा कि आपको हेडिंग समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ था कि जो अभ्यर्थी पीएचडी करेंगे उनके लिए न्यूनतम मापदंड क्या होंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे उनकी पीएचडी पूर्ण होगी, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, हालांकि कई बार सर ने इस चीज़ पर बताया हुआ है कि पीएचडी के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है। तो उसमें ये भी बताया है क्या 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 न्यूनतम अर्हताएँ रहती हैं, ठीक है। तो लेकिन बार बार वही चीज़ें कि एक बार स्पष्ट रूप से, तो देखिए हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी, तो उसी के आधार पर क्या है हम आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2022। देखिए जो ये अधिसूचना थी ये 7 नवंबर 2022 को जारी की गई थी, ठीक है। हम आपको लागू होगी, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मापदंड और प्रक्रिया विनियम 2022 कहा जाएगा। यानी कि जो ये अधिसूचना निकाली जा रही है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचना है जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये अधिसूचना निकाली गई है, ठीक है। तो इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो ये अधिसूचना जारी की गई है उसे क्या है विनियम 2022 कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसी समय क्या है इस अधिसूचना को जारी किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे विनियम ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, यानी कि जो मानदंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनाए हैं वो उन सभी विश्वविद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर, चाहे आपका विश्वविद्यालय केंद्रीय हो, चाहे आपका राज्य विश्वविद्यालय हो, है ना, चाहे आपकी कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे कोई निजी यूनिवर्सिटी हो। निजी यूनिवर्सिटी में भी देखिए वो यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो उन सभी जगह पर क्या है ये जो मापदंड है वहाँ पर लागू होंगे, ठीक। अब इसमें जो लिखा है कि सीधे से कि जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित तथा ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मान्यत विश्वविद्यालय संस्थान है। वही बात जो मैंने आपको भी बताई कि ये सारे मानदंड, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया किन पर लागू होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें चाहे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक, चाहे आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके कॉलेजेस हो, तो वो सारे जितने भी मानदंड लागू किए जाएंगे वो इन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे, ठीक है। तो दो बात आपको समझ में आ रही हैं। आप पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये समझना होगा यदि कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत नहीं आती है तो उसे फर्जी करार दे दिया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आती हैं तो इन्हें सेफ माना जाता है। तो इसमें जो भी पीएचडी होगी, जो भी अभ्यर्थी पीएचडी करेंगे या यूनिवर्सिटी पीएचडी कराएगी तो वो किसके नियमों के अंतर्गत कराएगी, आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत क्या है आपकी पीएचडी कराएगी, ठीक है। वहीं अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि यह विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने
की तिथि से लागू माने जाएंगे, यानी कि जो ये नियम हैं कब से लागू होंगे, ये जब ये भारत के राजपत्र में लागू किए जाएं। ठीक, अब देखिए इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। अब परिभाषाओं से तात्पर्य क्या है, जैसे अधिनियम, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं, तभी क्या है हमें आगे का प्रोसेस समझ में आएगा, क्योंकि ये शब्द आगे आने वाले हैं जब आप कोर्स वर्क का प्रोसेस पढ़ोगे, जब पीएचडी की न्यूनतम अर्हताएं पढ़ोगे, है ना, कैसे सुपरवाइजर को चूज़ करना है, क्या क्या अर्हताएं उनकी रहेंगी, तो ये सारे जो शब्द आएंगे उसमें आएंगे। तो एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इन शब्द का मतलब क्या होता है। तो जैसे अधिनियम का अर्थ, तो सीधे इन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, यानी कि अधिनियम, अगर कहीं अधिनियम लिखा आएगा तो अधिनियम से तात्पर्य होगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम। ठीक है। दूसरा शब्द अनुबंधक संकाय का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक परिशिक्षक लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं है, जो उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें सीधी सी बात कही है, अनुबंधक संकाय यानी कि जो टीचर होते हैं वो किसी महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या है, गवर्नमेंट टीचर नहीं है, है ना, संविदा पे टीचर लग जाते हैं या फिर एडॉप्ट पे टीचर लग जाते हैं, तो उनके विषय में ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट में देखिए संचित ग्रेड पॉइंट औसत, यानी कि CGPA का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो इसे भी समझेंगे कि सभी सेमेस्टर के में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम। CGPA सभी सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों में कुल क्रेडिट अंकों के योग का अनुपात है। ठीक है, तो सीधे स्पष्ट शब्दों में बात कही जाए कि जो CGPA है, तो सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर वाइज जो कार्य होता है, तो उसमें कैसे मूल्यांकन किया जाता है छात्र का, CGPA के द्वारा, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, वहीं अगला जो शब्द इन्होंने लिया है क्रेडिट का क्या अर्थ होगा, तो क्रेडिट का अर्थ देखिए एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह 1 घंटे के 3 व्याख्यान, जिसमें प्रत्येक 1 घंटे के व्याख्यान को 1 क्रेडिट के रूप में गिना जाता है। अब देखिए क्रेडिट जो आएगा आपके कोर्स वर्क में क्या है, ये देखने को मिलेगा, जो क्लासेस होंगी तो उसमें क्या है, जो नाम लिया जाएगा वो क्रेडिट में लिया जाएगा। समझ में आ रही है आपको बातें। अगला देखिए महाविद्यालय, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी नियम कानून बनाए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो वो उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे, चाहे केंद्रीय हो, राज्य हो, चाहे महाविद्यालय हो, जो क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें महाविद्यालय का तात्पर्य क्या है, तो ये इसका अर्थ क्या है कि उच्चतर शिक्षण या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है, इसे संबद्ध है। सीधी सीधी बात है, आपने एफिलिएटेड कॉलेज सुने होंगे जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, है ना, तो वही महाविद्यालय कहलाते हैं। ठीक, अगला शब्द है आयोग, तो आयोग का अर्थ देखिए UGC अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ इसमें लिया है कि उन विशिष्ट इकाइयों में से जो अध्ययन के एक क्रम को शामिल करती हैं। अब जैसे हम इसे PhD से कैसे जोड़ें, जब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा तो देखिए कोर्स वर्क में आपको कंप्यूटर और रिसर्च पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम आपके PhD से संबंध रखता है। कैसे संबंध रखता है, आप जब रिसर्च करोगे, PhD करो, सीधी सी बात आप शोध ही करोगे, तो रिसर्च के विषय पर ही तो पढ़ाया जाएगा कि आपको कैसे शोध करनी है, क्या आपके उद्देश्य रहने चाहिए, क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए। ठीक है, और किन किन पद्धतियों का आप प्रयोग करके एक अच्छी रिसर्च को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, दूसरी जो बात है, जो कंप्यूटर जब पढ़ाया जाएगा तो कंप्यूटर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए कंप्यूटर रिसर्च में आप कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सारी जानकारी आपको क्लासेस में दी जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही देखिए रिसर्च में एक चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप UGC नेट का एग्जाम भी देते हो तो रिसर्च एप्टीट्यूड में एक टॉपिक देखने को मिलता है नैतिकता, यानी कि रिसर्च करते समय नैतिक मूल्यों का पालन करना, किसी की थीसिस को चुराना नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी का सहारा ले रहे हो अपनी थीसिस में लिखते समय, तो आप देखिए उसका नाम मेंशन कीजिए, इससे आपकी ये चोरी नहीं मानी जाएगी। यदि आप किसी की कथन को ले रहे हो, ठीक है, और आप उसके नाम नहीं दे रहे हो, उसे क्रेडिट नहीं दे रहे हो कि मैंने इससे लिया है,
तो आपका ये प्लेगरिज्म में आएगा, यानी कि आपने चोरी की है। तो इससे बचिए। बचेंगे कैसे? अगर आप कहीं से कोई डाटा उठा रहे हो, ठीक है, वो आपका खुद का डाटा नहीं है, दूसरे ने वो डाटा लिया है कहीं से, तो आप उसे मेंशन कीजिए कि मैंने जो ये डाटा लिया है वो दूसरे के किसी पत्र से लिया है, किसी पुस्तक से लिया, तो उसका आप पूरा ब्यौरा दीजिए। तो इससे क्या है, आप साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं। समझ आ रही है चीज़ें? तो यही जो चीज़ें होती हैं कोर्स वर्क में पढ़ाई जाती हैं। तो पाठ्यक्रम में पीएचडी संबंध में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है कोर्स वर्क में, तो वो किसके श्रेणी में आएगा? आपके पाठ्यक्रम की श्रेणी में। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं आगे। अब देखिए कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क का अर्थ क्या होता है? स्कूल विभाग केंद्र द्वारा पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। वही बात। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोर्स वर्क कराया क्यों जाता है? देखिए, जो आपका कोर्स वर्क है पीएचडी से पूर्व इसलिए कराया जाता है, जब आप आगे रिसर्च करने जाएंगे तो आपको पहले उसका ज्ञान देना कि आप कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है, कौन से विषय को उठाएंगे, आपके अंदर जागरूकता पैदा करना कि आपकी रुचि किस विषय में है और किस तरीके से क्या है आपको कार्य करना है। तो इसीलिए कोर्स वर्क कराया जाता है ताकि आपको चीज़ें पता हों। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नए नए आते, देखिए सारे नए नए ही आते हैं, पर उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हमें कैसे रिसर्च करनी है, कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है रिसर्च में। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके कोर्स वर्क में बताई जाती हैं, इसीलिए क्या है इसे कोर्स वर्क का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए उपाधि का अर्थ। तो उपाधि का इसमें क्या कहा गया? अधिनियम की धारा 22(3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि, यानी कि जब आपकी थीसिस पूरी हो जाती है, ठीक है, तो उस समय आपको उपाधि प्रदान की जाती है, यानी कि आप पीएचडी की उपाधि धारक हो गए हैं। तो ये उससे संबंध रखता है। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बाह्य परीक्षक का अर्थ क्या होता है? तो एक शिक्षाविद छात्रवृत्ति प्राप्त शोधकर्ता जो शोध कार्य में प्रकाशित होने के साथ उस उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएचडी शोधार्थी ने पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। सीधी सी बात, इसमें ये लिखा गया है कि बाह्य परीक्षण उन लोगों को माना जाएगा जो शोधकर्ता हैं जहाँ से वो कर रहे हैं उस शिक्षण संस्थान में क्या है अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अगला देखिए इन्होंने विदेशी शैक्षिक संस्थान, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक स्नातकोत्तर उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम को पेश करते हों। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके से क्या है डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम की पेशकश करता है, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन के माध्यम से। देखिए पीएचडी में जो भी कार्य होगा वो क्या है आपके ऑफलाइन में ही होगा। आप पीएचडी कर रहे हो तो इसमें आपको क्या है ये नहीं कि आप दूरस्थ शिक्षा समझ रहे हैं क्या होती है। दूरस्थ शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसी माध्यम से क्या है आपके रिजल्ट दे दिया जाता है। लेकिन पीएचडी में ये सारी चीज़ें वर्णित नहीं है। समझ आ रही हैं चीज़ें। अगला पॉइंट इन्होंने दिया ग्रेड पॉइंट। तो ग्रेड पॉइंट में देखिए क्या है कि 10 इसमें बिंदु पैमाने में प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित संख्यावार, यानी कि आपका जो कार्य है वो ग्रेडों में दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट गाइड शोध पर्यवेक्षक, यानी कि जो सुपरवाइजर होते हैं उनको कहा जाता है। तो अगला इन्होंने बोला है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान, ठीक है, तो वही बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जिन विश्वविद्यालयों का अनुदित किया गया है, ठीक है, जिन महाविद्यालयों को अनुदित किया गया है तो उन्हें उच्चतर शिक्षण संस्थान के अंतर्गत क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रखा गया है। अब अंतर विषयक शोध का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएचडी शोधार्थी द्वारा किया गया शोध। अब देखिए इससे क्या तात्पर्य है। देखिए किसी किसी का टॉपिक ऐसा होता है वो 2 सब्जेक्टों से मेल खाता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर कोई हिंदी में किसी समस्या पे समाजशास्त्री दृष्टिकोण दिखा रहा है तो वो हिंदी के साथ साथ क्या है समाजशास्त्र को भी पढ़ेगा। तो ये आपके किस प्रकार की शोध कहलाएगी? अंतर विषयक शोध कहलाएगी। ठीक, वहीं ऑनलाइन माध्यम का देखिए एक बात और, जब कोर्स वर्क होगा तो ऑनलाइन की सुविधा उन लोगों को दी गई है जो किसी विशेष परिस्थिति में हो और आकर क्लासेस नहीं ले पाए।
तो उन्हें क्या है, प्रावधान दिया गया है कि ऐसे लोगों को ऑनलाइन कोर्स वर्क की छूट दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। साहित्यिक चोरी मैंने आपको बता दी कि किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराना, यानी कि किसी ने कोई कथन लिख दिया, ठीक है, तो आपने वहाँ से उठा ली, ठीक, और आपने उसे अपना नाम दे दिया कि ये मेरी मौलिक रचना है या मौलिक कथन है। देखिए, आप कहीं से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसका विवरण दीजिए, ब्यौरा दीजिए कि मैंने जो ये कार्य किया है तो मैंने इसका ब्यौरा यहाँ से लिया है, तो आपकी वो चोरी नहीं मानी जाएगी। क्यों चोरी नहीं मानी जाएगी? कि आप जो कथन ले रहे हो, जो पैरा उठा रहे हो, तो आप उसका विवरण भी तो दे रहे हो, उसका नाम भी तो दे रहे हो कि मैंने इस विद्वान की ये कथन लिया है और ये इस पुस्तक से है। तो ये साहित्यिक चोरी नहीं है। अगर आप उसका पूरा सच बता देते हो, ब्यौरा दे देते हो, लेकिन आप उनका नाम भी नहीं देते हो और अपना नाम लगा देते हो वहाँ पर, तो प्लेगरिज्म में आप पकड़े जाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने डेवलप हो चुके हैं कि आपकी थीसिस को आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके साथ देखिए शोध प्रस्ताव क्या होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं कि किसी विषय पर, जैसे मैं एक हिंदी में टॉपिक ले लूँ कि किसी महिला साहित्यकार पर, मैं स्त्री संघर्ष पर क्या है अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं पहले रूपरेखा बनाऊंगी, तो वो क्या आता है आपका शोध प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आरडीसी कमेटी द्वारा क्या उसे प्रस्तावित किया जाता है कि आपको इस पर थीसिस करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, उसका निर्णय क्या है उस कमेटी के सदस्यों पर रहता है कि आप कितना प्रभावित करते हैं उन सदस्यों को। समझ आ रही हैं चीज़ें? ठीक, तो ये सारे जो शब्द थे इनकी मैंने आपको परिभाषा बताई जो इस अधिसूचना में लिखी हुई हैं, और ये इसलिए ज़रूरी भी था क्योंकि आगे जो हम पीएचडी के संबंध में न्यूनतम मापदंड पढ़ेंगे, ठीक है, पर्यवेक्षक के संबंध में अर्हताएं पढ़ेंगे, कोर्स वर्क के संबंध में प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो ये सारे जो शब्द हैं आएंगे, इसीलिए इनके विषय में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है कि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, यानी कि पीएचडी में कौन से अभ्यर्थी अर्ह होंगे, किन्हें पीएचडी में एडमिशन लेने की छूट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है उन्हें सारे मापदंड पता हैं। ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी आगे आएंगे स्नातकोत्तर के बाद, मास्टर के बाद आएंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि न्यूनतम मापदंड क्या है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें देखिए सीधी सी बात कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेमेस्टर वाइज है ग्रेजुएशन तो उसमें देखिए 8 सेमेस्टर। ठीक, इसके बाद आपकी मास्टर होनी चाहिए यानी कि स्नातकोत्तर किसी पर्टिकुलर विषय में, जिस विषय में आपको पीएचडी करनी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 अंकों अथवा ग्रेड के समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है जो आपके एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या है 5 अंकों की छूट दी जाएगी। ठीक है, और उन्हें ग्रेड में भी क्या है छूट देखने को मिलेगी। वहीं बात करें कि कौन कौन से अभ्यर्थी क्या है पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए उनके मास्टर में कितने अंक होने चाहिए, तो देखिए जनरल कैटेगरी में आपका न्यूनतम स्कोर जो 55% होना चाहिए। ठीक है, वहीं एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो 50% क्या है आपके अंक होने चाहिए। ठीक है, किस कैटेगरी में? एससी एसटी ओबीसी पीएच और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बात इसमें इन्होंने बताई है। दूसरा ये कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, वहीं दूसरी बात कि एमफिल में, अब देखिए हालांकि एमफिल बंद कर दी गई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने एमफिल पहले से करके रखी है तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी क्या है यहाँ पर छूट देखने को मिलती है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमफिल की है और
उनके कितने प्रतिशत हैं, 55% हैं, तो क्या है वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो आपकी पीएचडी है उसकी समय अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी। ठीक है, आपकी जो पीएचडी होगी कम से कम 3 वर्ष की होगी और अधिकतम जो अवधि होगी वो 6 वर्ष की होगी। ठीक है, अब देखिए जो अवधि होगी इसमें आपका कोर्स वर्क भी शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप ये ना सोचें कि प्री पीएचडी जो कोर्स वर्क होता है तो ये अलग हो गया, नहीं, ये आपके 3 वर्षों में काउंट होगा। ठीक, दूसरा यहाँ एक ये प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी कारणवश, यदि किसी परिस्थितिवश आपकी पीएचडी 6 वर्षों में ना हो पाए, 6 वर्षों में ना हो पाए तो उन्हें 2 वर्ष की क्या है छूट भी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिए, इसमें जो महिला यानी कि जो महिला अभ्यर्थी होंगी, ठीक है, इनके साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन्हें 2 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि महिला पीएचडी अभ्यर्थियों को पीएचडी कार्यक्रम पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश, शिशु पालन, देखभाल के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भी महिलाएं होंगी जो पीएचडी कर रही हैं और इसी अंतराल में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें क्या है 240 दिनों की क्या है छुट्टी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए प्रवेश की प्रक्रिया कि आपको प्रवेश कैसे लेना है। तो देखिए मापदंड इन्होंने बता दिए कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यदि आपकी ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज है तो 8 सेमेस्टर होनी चाहिए और आपकी मास्टर होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC PH EWS कैटेगरी से हैं तो आपके 50% अंक होने चाहिए, वहीं आप जनरल कैटेगरी में तो आपके 55% अंक होने चाहिए इसमें मास्टर में। ठीक है, तो अब देखिए पीएचडी में प्रवेश लेने के क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी। तो सीधी बात इसमें क्या लिखी है इन्होंने कि उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, CED और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्ययता वृत्ति छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो इन्होंने ये कहा है, देखिए आपने कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो नेट JRF को डायरेक्ट क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। ठीक है, और एंट्रेंस में उन अभ्यर्थियों को बैठने देती हैं जिनका मास्टर हुआ है, नेट JRF नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो नेट और MA दोनों को ही क्या है एंट्रेंस के लिए बाध्य करती हैं कि आपको एंट्रेंस देना होगा, आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उसमें देखिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में JRF और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उन्हें रखते हैं। ठीक, तो इस माध्यम से एडमिशन लेते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या होते हैं, जैसे कि इन्होंने सीधे सीधे लिखा है दूसरा पॉइंट कि आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च से पूछे जाएंगे, यानी कि शोध से पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन क्या है आपके सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट में क्या आपको पीएचडी करनी है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि प्रवेश परीक्षा में आपको कम से कम 50 अंक लाना अनिवार्य है, तभी क्या है आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए आरक्षण देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे कि अगले पॉइंट में ये लिखा है 5 अंकों की छूट दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें जितनी सीट है तो वो कितने स्टूडेंट बुलाना चाहते हैं, ये क्या है यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में सीटें 70 हैं और अगर वो चाहते हैं 100 स्टूडेंट को लाना तो वो 100 को भी बुला सकते हैं, अगर वो चाहते हैं 150 को बुलाना तो वो 150 को भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रावधान है वो कौन करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है, उसके साथ ही अगला पॉइंट इन्होंने ये दिया कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो मुख्यतः 30 नंबर का होगा। ठीक है, 30 नंबर का होगा। अगला
बिंदु देखिए कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएचडी कार्यक्रम चलाने के पात्र हैं वे, अब देखिए कौन से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पीएचडी कराने के लिए पात्र हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आते हैं और अपनी न्यूनतम अर्हताओं को पार करते हैं, ठीक है, मापदंडों को पार करते हैं, ठीक है, तो ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय क्या है, पीएचडी करा सकते हैं। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी पर्यवेक्षक की एक सूची का रखरखाव, जिसमें पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग, स्कूल, केंद्र निर्दिष्ट करते हुए पीएचडी के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ पंजीकृत पीएचडी छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची का अद्यतन करेंगे। देखिए जो यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च का अलग पोर्टल बना हुआ होता है, ठीक है, तो जो रिसर्चर होते हैं उनका बायोडाटा पूरा होता है बैच के हिसाब से कि 2020 का बैच ये है, 2022 का बैच ये है, 2021 का ये है, तो और वो किन सुपरवाइज़र के अंडर में कार्य कर रहे हैं, क्या उनका टॉपिक है, सारा बायोडाटा क्या है आपका लिखा हुआ होता है। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन है वो भी यही कहती है कि आपके विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं उनके पर्यवेक्षक यानी कि गाइड कौन है, उनका नाम भी लिखना है आपको, किस विभाग के हैं, स्टूडेंट का भी नाम लिखना है, वो किस विभाग में कर रहे हैं, प्लस उनका शोध का विषय क्या है, ये सारा बायोडाटा क्या है आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और समय समय पर क्या है इसका निरीक्षण करना है। ठीक, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण, शोध पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक बनाने हेतु पात्रता मानदंड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएचडी शोधार्थियों की संख्या। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमें ये देखनी है, देखिए सीधे सीधे इसमें क्या बात कही गई है कि जब भी आप सुपरवाइज़र का चयन करें, ठीक है, तो पहले आप अच्छे से देख लें कि जो आप गाइड चूज़ कर रहे हैं कहीं वो जल्दी रिटायर तो नहीं होने वाले, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने वाली स्थायी संकाय सदस्य जिन्होंने पीएचडी प्राप्त करने के साथ साथ पीयर रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम 5 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले इस स्थायी संकाय सदस्य जो पीएचडी उपाधि धारक हैं, जिसके द्वारा पीयर रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम 3 शोध प्रकाशित किए गए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हों। ठीक है, अब देखिए सीधी सीधी बात क्या है कि कौन पीएचडी करा सकते हैं। अब गाइड के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वे पर्यवेक्षक, जैसे कि अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने पीयर रिव्यू में क्या है 5 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, तो वो क्या है गाइड के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी करा सकते हैं कितने स्टूडेंट को। वहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पीयर रिव्यू में क्या है इनके 3 शोध पत्र निकल चुके हों तो वो भी क्या है शोध कार्य करा सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शोध कार्य वही करा सकते हैं जो स्थायी रूप से क्या है उस विश्वविद्यालय में कार्यरत हों। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला इन्होंने क्या बोला है कि एक समय में जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, वो कितने लोगों को पीएचडी करा सकते हैं, तो 8, 6, 4 या 2 लोगों को, अधिकतम 8 लोगों को क्या है पीएचडी करा सकता है। जो एक टीचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों को क्या है पीएचडी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएचडी महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान के अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाने चाहे, बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दंश पालन किया जाए। देखिए सीधी बात क्या कही है इन्होंने कि यदि कोई फीमेल स्टूडेंट क्या है पीएचडी कर रहा है और उसकी शादी हो जाती है तो वो वहाँ से नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो शोध केंद्र
चेंज कर सकता है, ठीक है। उसमें सहयोग क्या है, शोध केंद्र को देना पड़ेगा, ये गाइडलाइन में है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है। जैसे यदि किसी की शादी हो जाती है और जहाँ से वो पीएचडी कर रही हैं वहाँ से वो रेगुलर नहीं कर पा रही हैं, उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ से क्या चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जिस शोध केंद्र से आप शोध कार्य कर रही हैं वो पूर्ण सहयोग देंगे। अगर वो सहयोग नहीं देते हैं तो आप इनकी शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण कथन है, ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को 3 वर्ष से कम की अवधि बची है, उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं है। देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी कि जिन सुपरवाइज़र का रिटायरमेंट हो गया है और उनके अंडर में स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी आपका एडमिशन हो गया पीएचडी में, ठीक है। आपके सुपरवाइज़र 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन क्या है, उनका सुपरवाइज़र लिस्ट में नाम है, ठीक है। अब आपने उनको ले लिया, ठीक। तो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में जो एनटीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि ऐसे अभ्यर्थी ऐसे सुपरवाइज़र के अंडर पीएचडी ना करें, अन्यथा उनकी जो पीएचडी है वो अवैध मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बात कही है कि यदि किसी प्रोफेसर, ठीक है, चाहे उनके रिटायरमेंट में 3 वर्ष से भी कम अवधि बची हुई है और वो अपना ब्यौरा यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं एज ए सुपरवाइज़र के रूप में, तो ऐसे अभ्यर्थी उनका चयन ना करें और यूनिवर्सिटी भी ऐसे टीचर्स को सुपरवाइज़र की लिस्ट में ना रखें, ठीक। लेकिन दूसरी बात, अब देखिए इन्होंने यहाँ प्रावधान भी दिया हुआ है। देखिए, अगर किसी ने ऐसे सुपरवाइज़र का चयन कर लिया है, उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्हें क्या है, सह पर्यवेक्षक के रूप में यानी को सुपरवाइज़र के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में बड़ी चर्चित रहा था ये मुद्दा कि जब एनटीए के चेयरमैन ने ये बात कही थी कि उन लोगों की पीएचडी अवैध मानी जाएगी जिनके सुपरवाइज़र रिटायर हो चुके हैं, है ना। तो आप पहले से ही ध्यान रखें, जो अभ्यर्थी एडमिशन लेने वाले हैं पीएचडी में, तो ऐसे सुपरवाइज़र का चयन करें जिनका रिटायरमेंट 3 साल के अंतर्गत ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बनना क्या होता है, मानसिक तनाव बना रहता है ना, तो आपका शोध कार्य में ध्यान रखता है कि कहीं हमारे द्वारा शोध कार्य किया गया, जो कार्य किया जाएगा वो अवैध ना माना जाए, है ना। तो अगर आप पहले से ही जागरूक होकर कार्य करेंगे, ऐसे सुपरवाइज़र का चयन करेंगे, ऐसे पर्यवेक्षक का चयन करेंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड पर खरे उतरते हैं, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि जो पहले बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, उनके सुपरवाइज़र का रिटायरमेंट अभी हाल ही में हुआ है या होने वाला है, तो नहीं भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुपरवाइज़र चेंज करा लीजिए, जो आपके सुपरवाइज़र थे उन्हें आप को सुपरवाइज़र के रूप में रख लीजिए, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पीएचडी कार्यक्रम में कैसे प्रवेश लेना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, कोर्स वर्क के संबंध में देख लेते हैं कि कोर्स वर्क के संबंध में आपको क्या क्या करना है। तो पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होती है। 12 क्रेडिट से तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि जो क्लासेस ली जाएंगी उसमें आपकी उपस्थिति मायने रखेगी, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा क्या उन्होंने लिखा है कि सभी पीएचडी शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने गए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षा शास्त्र लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएचडी शोधार्थी को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य मूल्यांकन संचालन के प्रति सप्ताह 4-6 घंटे शिक्षण शोध सहायक के कार्य में सौंपे जा सकते हैं, ठीक। एक पीएचडी शोधार्थी को पीएचडी कार्यक्रम में जारी रखने और शोध प्रबंधन यानी कि थीसिस जमा करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम 55% अंक और यूजीसी 10 पॉइंट स्केल में इसकी समक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। देखिए, जब आपकी थीसिस जमा होगी तो उसमें क्या है,
आपकी एक तो उपस्थिति भी देखी जाएगी, दूसरा आपके जो ग्रेड मिले हैं वो भी मायने रखेंगे। ठीक है, आपका जो न्यूनतम स्कोर होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। ठीक, अब वही बात मैंने आपको आरडी से संबंध में बताई थी कि जब आप शोध प्रस्ताव बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो आप जो शोध प्रस्ताव बनाएंगे, ठीक है, आपको प्रेजेंट करना होगा किसके समक्ष? शोध सलाहकार समिति के समक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना, शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना। जैसे कि आपने सिनॉप्सिस बनाई, अब आपकी आरडीसी मीटिंग हो रही है। ठीक है, उस कमेटी में जितने भी सदस्य हैं वो आपने जो सिनॉप्सिस बनाई है, शोध प्रस्ताव बनाया है, उसी के आधार पर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने जो ये शोध का विषय लिया है क्यों लिया है, आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और आप किस पद्धति से इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, आपको इसमें ऐसा क्या लगा कि जिस पर आप नया ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप अपने उत्तर से उन लोगों को संतुष्ट कर देते हैं तो आपका जो टॉपिक होता है उसे वो पास कर देते हैं, यानी कि आपका शोध सलाहकार जो समिति है उस शोध विषय को पास कर देती है, आपका शोध कार्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कुछ कमी निकलती है वहाँ पर तो कुछ सदस्य क्या होते हैं, आपके जो शोध विषय है उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पर ये चीज़ रखिए, यहाँ पर थोड़ी कमी लग रही है, तो वो होता है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी का शोध प्रस्ताव अच्छा नहीं होता तो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार भी क्या है, आरडीसी को होता है। ठीक है, पीएचडी शोधार्थी शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा, प्रगति में सहायता करना। तीसरा, सीधी बात इन्होंने ये कही है, अगर किसी कार्य में कमी नज़र आ रही है तो इनकी कमी को बताएंगे ये लोग कि आपने जो ये शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें ये आपने पद्धति ठीक नहीं लिखी है। ठीक है, जो टूल्स लिए हैं वो सही नहीं लिखे हैं, या फिर आपके टॉपिक में थोड़ी कमी है, तो उस चीज़ को का जो निराकरण है वो कौन करेगी, आरडीसी कमेटी करेगी। ठीक है, वहीं दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पीएचडी शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करेंगे, प्रस्तुति देंगे। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी पीएचडी होगी आपको उसमें क्या है, 6 महीने के अंतर्गत क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी होगी कि आपने 6 महीने में क्या किया है। आप जब प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने यूनिवर्सिटी में जमा करोगे उसके बाद क्या है, फिर से जो इस कमेटी के सदस्य हैं वो आएंगे, आपसे पूछेंगे, ब्यौरा लेंगे कि आपने 6 महीने में क्या किया। अब देखिए, सीधे इसमें क्या बात कही है, यदि कोई पीएचडी अभ्यर्थी गलत रिपोर्ट देता है, जैसे मान लीजिए उसने 6 महीने में ये दिखा दिया कि मैंने इतना इतना कार्य किया है, तो वो आपसे कार्य मांगेंगे कि आप क्या है, दिखाइए कि आपने कितना कार्य किया है, उसका कोई प्रमाण दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि आपने फिर गलत रिपोर्ट दी क्यों, है ना। तो आपको कोई भी ये नहीं कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए कि मैंने इतना इतना ये किया है और ऐसे ऐसे ये है। उसे बड़ा चढ़ा के लिखने की क्या आवश्यकता, जब फिर बाद में आपको फंसना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि पीएचडी शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारण दर्ज कर पीएचडी शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। सीधी सी बात यह है, जो शोधार्थी, जैसे मैंने आपको बताया, गलत रिपोर्ट दे देते हैं और फिर जब उनसे काम मांगा जाता तो नहीं दे पाते, तो एक बार को तो कहते कोई बात नहीं, आप आगे से अगर काम हुआ करे तो ही उसकी रिपोर्ट दिया कीजिए। ठीक है, अगर वो फिर से वही कार्य करते हैं और कार्य को नहीं दिखाते हैं तो जो इस समिति के सदस्य हैं वो आपकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन निर्धारण पद्धति और न्यूनतम मानदंड। तो जब आपको उपाधि प्रदान की जाएगी तो क्या प्रोसीजर रहेगा उस विषय में लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम का काम संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर उपरोक्त विनियम
9 के खंड 3 में विहित अंक ग्रेड प्राप्त करने पर पीएचडी शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक मसौदा शोध प्रबंध थीसिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यानी कि यदि शोधार्थी का कार्य पूर्ण हो जाता है और उसके कार्य से उसके सुपरवाइज़र संतुष्ट हो जाते हैं और जो कमेटी आती है वाइवा लेने वो भी संतुष्ट हो जाती है उनके कार्य से, तो क्या है, आपको जो पूरा ब्यौरा है वो फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका उपाधि में नाम नामांकित कर दिया जाता है। ठीक, दूसरी बात कि शोध प्रबंध यानी कि थीसिस जमा करने से पूर्व क्या है, पीएचडी शोधार्थी संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य तथा अन्य शोधार्थी विद्यार्थी उपस्थित होंगे। यानी कि जब आप थीसिस जमा करेंगे तो उससे पहले आपका वाइवा होगा। वाइवा यानी कि जो कार्य आपने किया है अपने शोध कार्य में, तो जो प्रोफेसर्स आएंगे, ठीक है, आपसे पूछेंगे कि आपने कार्य कैसे किया, क्या क्या आपने विशिष्ट चीज़ों को निकाला। तो आपका जो साक्षात्कार होगा वहाँ पर थीसिस जमा करने से पहले, तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या है, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जब आप थीसिस जमा कर देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले तो आपकी थीसिस में प्लेगरिज्म देखा जाएगा, कितना प्लेगरिज्म है। अगर साहित्यिक चोरी, देखिए कुछ प्रतिशत होता है साहित्यिक चोरी का भी, कि आप इतना साहित्यिक चोरी करते हो तो आपकी जो शोध है वो अवैध मानी जाएगी, है ना। तो सॉफ्टवेयर में जो आपने थीसिस लिखी हुई है, ठीक है, तो वो जब डाली जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कितनी जो शोध है वो आपकी मौलिक शोध है ना। तो इसीलिए आपको देखिए प्लेगरिज्म का खास तौर पर ध्यान रखना है कि साहित्यिक चोरी नहीं करनी। अगर आप किसी के विचार कथन को ले रहे हैं तो उसका ब्यौरा जरूर दीजिए। ठीक है, जब आपका प्लेगरिज्म चेक हो जाएगा उसके बाद एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपने जो ये शोध कार्य किया है वो मौलिक है ना। ये कब होगा, जब आप प्लेगरिज्म की जो प्रोसेस होगा उससे आपकी थीसिस आगे बढ़ेगी। ठीक, इसके बाद वही बात मैंने आपको कही कि पीएचडी शोधार्थी द्वारा पीएचडी शोध प्रबंध थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम 2 ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हों और संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हों। सीधी सी बात क्या है, आपने थीसिस लिख दी, ठीक है, तो उसकी जो प्रतियां हैं 2 ऐसे प्रोफेसर पे दी जाएंगी जो आपके शिक्षण संस्थान से ना हो से तात्पर्य क्या है, आप जिस शोध केंद्र से कार्य कर रहे हो तो उस शोध केंद्र के वो प्रोफेसर ना हो, वो किसी अन्य शोध केंद्र के प्रोफेसर हो। और ऐसा क्यों है, देखिए आप किसी भी शोध केंद्र से कार्य कर रहे हो, यदि वहीं के प्रोफेसर को ये कार्य दे दिया गया तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से गड़बड़ होने की आशंका होती है। गड़बड़ होने की आशंका कैसे, कि आप उन्हीं के स्कूल के विद्यार्थी हो, उन्हीं के कॉलेज के विद्यार्थी हो, उन्हीं की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, तो उनके अंदर मोह जाग जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आपकी थीसिस है उसकी 2 प्रतियां अलग पर्यवेक्षक के पास जाएंगी, एक प्रति तो आपके सुपरवाइजर के पास रहेगी, 2 प्रतियां बाहर जाएंगी, फिर उसका मूल्यांकन होगा। जो टॉपिक आपका है उसी विशेषज्ञ के पास क्या है, आपका जो थीसिस है जाएगा, वहाँ से वो मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितना अच्छा शोध कार्य किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता ही दिया कि जब आप शोध प्रबंध जमा करेंगे उससे पहले आपका साक्षात्कार होना है दोबारा से, यानी मौखिक परीक्षा होनी है। ठीक है, कि आपका ये कार्य मौलिक है या नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, यदि आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपको उपाधि नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको दोबारा से पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको प्लेगरिज्म से बचना है। थीसिस इस प्रकार से कीजिए कि आप शोध सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं, है ना, और जो प्रोफेसर आएंगे आपकी मौखिक परीक्षा लेने, उन्हें अपने उत्तर से प्रभावित कर सकें। ठीक है, अगला जो पॉइंट उन्होंने दिया है कि पीएचडी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालय द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक अनुसंधान प्रशासनिक अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं। तो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं कि वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम
या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चाहते हैं, पीएचडी कार्यक्रम चला सकते हैं। यानी कि कौन कौन से महाविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम हो सकते हैं, यानी कि जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स की क्लासें लगती हूँ, ग्रेजुएशन की 4 वर्षीय क्लासें लगती हूँ, और वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने अपना जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो उनके जो शोध पत्र हैं वो पीयर रिव्यू में 5 शोध प्रकाशित हो चुके हैं, तो वो लोग क्या है पीएचडी करा सकते हैं। वहीं जो सहायक प्रोफेसर हैं जिनके पीयर रिव्यू में 3 शोध पत्र प्रकाशित हो सकते हैं, हो गए हों, तो वो पीएचडी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला इन्होंने बोला है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता, अनुसंधान सुविधाएं और पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था हो। देखिए, अगर आप पीएचडी कराना चाहते हैं कोई महाविद्यालय, तो उसमें पीएचडी के लिए जिन जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, पीएचडी के लिए जो टूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके महाविद्यालय में उपलब्ध हों तो क्या है आप पीएचडी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अंशकालिक शिक्षा पद्धति से माध्यम से पीएचडी यानी कि अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इन विनियमों में भी निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों। इन्होंने क्या कहा है कि पार्ट टाइम पीएचडी के संबंध में भी इन्होंने रूल दिए हुए हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन वो जिस शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उस संस्थान से क्या है उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लाकर देनी होगी, यानी कि जो वो शोध कार्य कर रहे हैं उनमें क्या है उनके संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी क्या है पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति, यानी कि जिस संस्थान में अभ्यर्थी कार्य कर रहा है और वो चाहते हैं कि पीएचडी भी करनी है, तो सबसे पहले उस संस्थान से आपको एनओसी बनवा के लानी पड़ेगी। तो उसमें ये लिखा होगा कि आप शोध कार्य करने की इच्छा रखते हैं और हमें से कोई असंतुष्टि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध कार्य के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं। वही बात, संस्थान से जो लेटर आएगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी कि आप कोई शोध कार्य करेंगे तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, आप संस्थान में भी सहयोग करेंगे और अपने पीएचडी में भी सहयोग करेंगे। तो ये सारा ब्यौरा क्या है आपके संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा या प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा इन्होंने पॉइंट देखिए महत्वपूर्ण, यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा। जैसे कोर्स वर्क में क्या है आपकी 75% की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो इसमें ये सीधे कहा गया है कि कोर्स वर्क के दौरान जो उनका संस्थान है या तो उन्हें पर्याप्त समय दे क्लासेस लेने का, या फिर यूनिवर्सिटी जब कोर्स वर्क कराए तो ऐसे अभ्यर्थी जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं किसी संस्थान में कार्यरत हैं तो उनके लिए क्या है ऑनलाइन सुविधा प्रदान कराए। ठीक है, बाकी वही बात है, जैसा कि आपको पता है एमफिल तो अब तो बंद कर दी गई है। ठीक, अंतिम प्रमाण पत्र जारी करना, वही जब आपकी थीसिस पूरी हो जाएगी तो आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि आपका शोध कार्य पूरा हो चुका है और उसको एक पूर्ण रूप मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व पीएचडी उपाधि प्रदान करना, कि जब यह अधिसूचना जारी हुई थी तो उस समय क्या किस तरीके से पीएचडी दी जाती थी, तो उस विषय में लिखा हुआ है। जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा, सबसे पहले कि पीएचडी में एडमिशन जिन अभ्यर्थियों को लेना है तो उसकी न्यूनतम अर्हता क्या है, इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यदि सेमेस्टर वाइज है तो 8 सेमेस्टर होने चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए, न्यूनतम अंक आपके 55% होने चाहिए, एससी, ओबीसी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस को क्या है 5 अंकों की छूट देखने को मिलेगी, चाहे वो ग्रेड में हो चाहे अंकों में हो। ठीक, दूसरा क्या है कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस होगा, उसमें देखिए आपको
क्वेश्चन आपको रिसर्च से देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट से, ठीक है। कोर्स वर्क के दौरान अब देखिए इन्होंने एक बात और बोली थी कि इंटरव्यू जो साक्षात्कार रखेंगे वो न्यूनतम 30 अंकों का होना चाहिए। कोर्स वर्क में 75% की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। अगली बात इन्होंने ये बोली थी, यदि कोई महिला शोधार्थी है और उनका विवाह हो जाता है और वो किसी कारणवश शोध कार्य नहीं कर पा रही हैं, जिस शोध केंद्र से वो कर रही हैं, तो वो चेंज कर सकती है, ठीक। दूसरा, जो महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें क्या है 240 दिन की अवकाश देखने को मिल रहा है। ये सारी गाइडलाइन थी। सबसे मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जो आपको सुपरवाइज़र, उनके रिटायरमेंट में 3 वर्ष का समय है, तो ऐसे सुपरवाइज़र को आपको चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित अधिसूचना के विषय में बताया। जो अभ्यर्थी पीएचडी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उन्हें इस गाइडलाइन के विषय में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।